वैसे तो हमने स्पाइडरमैन को कई अलग अलग फॉर्म्स में देखा था, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने ही उसे सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया और टॉम हॉलैंड के रूप में हमें एक बहुत ही नया और आइकॉनिक स्पाइडरमैन दिया। और एमसीयू में स्पाइडरमैन की दोनों मूवीज के सक्सेस के बाद अब स्पाइडरमैन की तीसरी मूवी को एक्सपीरियंस करने का वक्त बहुत करीब आ चुका है और ये बहुत अच्छा मौका है स्पाइडरमैन होमकमिंग और फार फ्रॉम होम को और भी अच्छे से जानने का, जिसकी रिक्वेस्ट हमें हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने भी की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द एमसीयू स्पाइडरमैन मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मार्वल स्टूडियोज ने सोनी को स्पाइडरमैन को यूज करने के लिए किस तरह मनाया था, स्पाइडरमैन मूवी के रोल की तैयारी के लिए एक्टर्स को कौन कौन सी मूवीज देखनी पड़ी थी, जानेंगे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में एक और स्पाइडरमैन के बारे में और जानेंगे कि आखिर एलिमेंटल्स थे कौन और एडिथ के चश्मे का आखिर एक्चुअल दाम क्या है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन मूवीज के बनने की शुरुआत 2015 में चालू हुई थी, जहां पर इससे पहले जब मार्वल स्टूडियोज ने सोनी को जब स्पाइडरमैन को शेयर करने के लिए सजेस्ट किया था, तब उन्होंने मार्वल स्टूडियोज को साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के क्रिटिकल और फाइनेंशियल फेलियर के बाद ये बात क्लियर हो गई कि सोनी के अंदर स्पाइडरमैन की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में मार्वल स्टूडियोज ने सजेस्ट किया कि सोनी मार्वल स्टूडियोज के साथ मिलकर स्पाइडरमैन को रीस्टैब्लिश कर सकता है, जहां पर इन मूवीज की कमाई का 95% सोनी खुद रख सकता है। बदले में इन मूवीज और स्पाइडरमैन से जुड़े हुए हर तरह के मर्चेंडाइजेस को मार्वल खुद प्रोड्यूस भी कर सकता है और इसकी कमाई पूरी अपने पास भी रख सकता है। इवेंचुअली सोनी को ये डील बहुत ही ज्यादा फायदेमंद लगी और सोनी जिन अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज के सीक्वल्स और एक सिनिस्टर 6 टीम अप मूवी को प्लान कर रहे थे, उन्होंने इस चीज को कैंसिल करके सिविल वॉर से एमसीयू में स्पाइडरमैन को यूज करने की परमिशन दे दी। टॉम हॉलैंड की इनोसेंस, चार्म और एथलेटिक पर्सनैलिटी स्पाइडरमैन के लिए एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर चीजें दूसरे हिसाब से हुई होती तो शायद आज स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे कोई और ही होता, क्योंकि यहाँ पर टॉम हॉलैंड से पहले टिमोथी कैलमेट, लियम जेम्स, नैट वुल्फ और आशा बटरफील्ड को भी पीटर पार्कर के रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आशा बटरफील्ड की हाइट थोड़ी ज्यादा थी, जिसके कारण उन्हें सिविल वॉर में इंक्लूड नहीं किया गया। फाइनली यहाँ पर 1500 ऑडिशंस में से 6 एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया और इन्हीं 6 में से टॉम हॉलैंड को सेलेक्ट किया गया। सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि 2013 में हाउ आई लिव नाउ मूवी के प्रमोशन के दौरान टॉम हॉलैंड से पूछा गया था कि वो नेक्स्ट किस तरह की मूवी में काम करना चाहते हैं, जहां पर उन्होंने जवाब दिया था कि वो बेसिकली एक एक्शन और ह्यूमर से भरी हुई मूवी में काम करना चाहते हैं और क्या पता उन्हें स्पाइडरमैन का रोल ही मिल जाए अगर सोनी स्पाइडरमैन को रिबूट करने का प्लान करे तो। और लकीली 2015 में उन्हें अपने रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। अब चलिए इस बात को समझते हैं कि टॉम हॉलैंड आखिर स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने के लिए परफेक्ट क्यों माने जाते हैं। और इसकी शुरुआत उनके बचपन से होती है, जहां पर उन्होंने अपनी स्कूल टाइम से ही प्रोफेशनल डांसिंग शुरू कर दी थी और इसी टैलेंट की वजह से उन्हें बिली एलियट के थिएट्रिकल शो बिली एलियट द म्यूजिकल में रोल भी मिल गया था। साथ ही साथ इसी दौरान उन्होंने जिम्नास्टिक्स सीखना भी शुरू कर दिया, लेकिन सैडली यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इन्हीं सारे टैलेंट्स की वजह से उन्हें बहुत बार अपने स्कूल में बुलीज का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों चीजें ही उनके स्पाइडरमैन के पोर्ट्रेयल में कितना काम आई और इन्हीं की वजह से टॉम हॉलैंड बिहाइंड द सीन कई सारे स्टंट्स खुद भी करते हैं। वैसे स्पाइडरमैन मूवीज में रोल पोर्ट्रे करने के लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज रूटीन्स तो फॉलो की ही साथ उन्होंने जिम्नास्टिक्स और डांसिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ बास्केटबॉल, हाइकिंग और बॉक्सिंग की भी प्रैक्टिस की, जिसने उन्हें स्पाइडरमैन के लिए एजिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों दिए। ये स्पाइडरमैन सीरीज पहली सीरीज थी जिसने स्पाइडरमैन के एक्चुअल हाई स्कूल की लाइफ को बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह ही बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया। यही कारण है कि ये मूवी यंगस्टर्स के बीच में इतनी पॉपुलर हो पाई, जहां पर पीटर और उसके दोस्तों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा शानदार थी। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए डायरेक्टर जॉन वॉट्स ने यहाँ पर एक्टर्स को डायरेक्टर जॉन ह्यूज की कई सारी कमिंग ऑफ एज मूवीज को बिंज वॉच करने के लिए इंस्पायर किया, जिनमें शामिल थी 1985 की द ब्रेकफास्ट क्लब और 1986 की फेरिस ब्यूलर्स डे ऑफ और प्रिटी इन पिंक। इसके ऊपर से यहाँ पर टॉम हॉलैंड ने ब्रॉन्क्स के एक साइंस हाई स्कूल में कुछ समय के लिए अपना नाम भी इनरोल करवाया था, ताकि उन्हें एक्चुअल हाई स्कूल का फील मिल पाए। वेल, अब हीरो की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पर विलन की भी बात करना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की एंट्री हो गई थी,
बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स थे जो खुद स्पाइडरमैन के किसी न किसी विलन को प्ले करना चाहते थे। एग्जाम्पल के रूप में फेमस अमेरिकन एक्टर मैथ्यू मैककॉनही इस मूवी के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन का रोल प्ले करना चाहते थे। वहीं पर दूसरी ओर एल्फ्रेड मोलिना इसी मूवी के अंदर अपनी कैरेक्टर डॉक ऑक को रिप्राइज करना चाहते थे, जिन्हें ऑफ कोर्स मार्वल स्टूडियोज ने याद रखा और अब वो हमें स्पाइडरमैन 3 में डॉक ऑक के रूप में ही दिखने वाले हैं। इसके अलावा विंसेंट डिनॉफ्रियो डेयरडेविल के अपनी कैरेक्टर किंग पिन को इस सीरीज के अंदर रिप्राइज करना चाहते थे। इसके अलावा मार्क हैमिल इस मूवी के अंदर एड्रियन टूम्स द वल्चर का रोल प्ले करना चाहते थे, लेकिन मार्वल स्टूडियोज इस काम के लिए पहले गैरी ओल्डमैन को कंसीडर कर रहा था। इवेंचुअली ये रोल माइकल कीटन को दिया गया, जिन्होंने हमें एक बहुत ही बेहतरीन 2 डायमेंशनल सुपर विलन दिया। स्पाइडरमैन का सूट उसकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और एमसीयू में स्पाइडरमैन की बहुत ही कम पेरिस होने के बावजूद भी हमने तमाम तरह के स्पाइडरमैन सूट्स के अलग अलग वर्जन्स देख लिए हैं। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो कि इनमें से बहुत सारे सूट्स को एक्चुअली प्रैक्टिकली बनाया गया था, जिनमें से सिविल वॉर में दिखा हुआ ओरिजिनल स्पाइडरमैन सूट और मूवीज में हमें आगे दिखा हुआ आयरन स्पाइडर सूट बेसिकली पूरी तरह से CGI थे। लेकिन इनके अलावा स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर लगभग हर प्रकार के सूट्स पूरी तरह से प्रैक्टिकली बनाए गए थे। 2017 की स्पाइडरमैन होमकमिंग बेसिकली स्पाइडरमैन की पहली मूवी थी जिसने स्पाइडरमैन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया, जिसे मूवी के अंदर सूट लेडी या कैरन भी बुलाया जा रहा था। यहाँ पर इसकी आवाज को जेनिफर कॉनली ने दी है, जो बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में विजन का रोल प्ले करने वाली पॉल बेटनी की वाइफ हैं। और यहाँ पर बेसिकली जॉन वॉट्स पॉल बेटनी के जारविस को एक होमाज देना चाहते थे, साथ ही साथ वो जेनिफर कॉनली के बहुत बड़े फैन भी थे। वहीं पर अगर बात करें सेकंड मूवी के अंदर दिखे एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पर एडिथ को अपनी आवाज किसी बड़े सेलिब्रिटी ने नहीं दी है, बल्कि यहाँ पर फार फ्रॉम होम मूवी की ही एडिटर डॉन मिशेल किंग ने अपनी आवाज दी है। अब वैसे तो इस बात को मैंने इस चैनल पर कई बार क्लियर किया है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन आपको दे ही देता हूँ, जहाँ पर इस मूवी के अंदर दिखा हुआ डोनाल्ड ग्लेवर का कैरेक्टर एरन डेविस कॉमिक बुक के अंदर स्पाइडरमैन का विलन प्राउलर के नाम से भी जाना जाता है। खैर यहाँ पर ये चीज इतनी ही काफी नहीं है, प्राउलर का ही भतीजा मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक और स्पाइडरमैन यानी माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन है, जहाँ पर इस मूवी में एरन डेविस इस चीज का हिंट भी देता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसका भतीजा आसपास ही रहता है। यानी सीधी सी बात है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक नहीं बल्कि 2 स्पाइडरमैन हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि एक्टर्स अपना किरदार इतना अच्छा निभा देते हैं कि लोग उनके कैरेक्टर के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन हर बार यही चीज विलेंस को प्ले करने वाले एक्टर्स के लिए नहीं कहा जा सकता। जहां पर स्पेसिफिकली इस मूवी के अंदर फ्लैश का कैरेक्टर प्ले करने वाले टोनी रिवॉल्वरी को उनके पोर्ट्रियल के लिए उन्हें कई सारी जानलेवा धमकियां ईमेल से भेजी गईं, जिनमें ज्यादातर लोग इस बात से नाराज थे कि एक तो फ्लैश यहाँ पर उस तरह से नहीं दिखाया गया है जैसा कि वो कॉमिक बुक के अंदर एक मेल वाइट कॉकेशियन है, ऊपर से वो एक नंबर का जर्क है जो पीटर की लाइफ मुश्किल करता है। खैर अब इन महान लोगों को कौन समझाए कि मूवीज के अंदर हर तरह के कैरेक्टर्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, और अगर ऐसे कैरेक्टर्स ही नहीं होंगे तो हमारे हीरो को हीरो बनने का मौका कौन देगा। सेकंड मूवी के अंदर इनिशियली में मिस्टीरियो एलिमेंटल्स को एक बहुत बड़ा खतरा बताते हुए दिखता है, लेकिन क्लाइमेक्स तक की बात पता चल ही जाता है कि ये सब कुछ मिस्टीरियो का किया हुआ झोल था। लेकिन आखिर कॉमिक बुक के अंदर एलिमेंटल्स की सच्चाई क्या है? वेल, कॉमिक बुक के अंदर एलिमेंटल्स सचमुच एग्जिस्ट करते हैं, और ये मैं पहली बार मार्वल कॉमिक्स के अंदर 1974 की सुपरनैचुरल थ्रिलर्स के इशू नंबर 8 में दिखे थे। ये बेसिकली 4 एक्स्ट्रा डायमेंशनल ह्यूमनॉइड बीइंग्स थे जिनके पास अलग अलग एबिलिटीज थी, जिसमें एक का नाम था हाइड्रॉन जिसके पास पानी की सुपर एबिलिटीज थी, मैग्नम जिसके पास अर्थ की सुपर एबिलिटीज थी, हेलफायर जिसके पास फायर की सुपर एबिलिटीज थी, और जाइफर जिसके पास विंड की सुपर एबिलिटीज थी। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें एक्चुअल एलिमेंटल्स देखने को मिलेंगे या नहीं। स्पाइडरमैन के सबसे आइकॉनिक विलन में से एक मिस्टीरियो को जेक जिलेनहॉल ने अपने पोर्ट्रियल से बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक बना दिया। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत लोग को ये बात न मालूम हो कि भले ही ये जेक जिलेनहॉल की पहली सुपर हीरो मूवी थी, लेकिन इससे पहले भी उन्हें कई सारे सुपर हीरोज को प्ले करने का भी रोल ऑफर किया गया था, जैसे कि द डार्क नाइट ट्रिलॉजी में बैटमैन / ब्रूस वेन का रोल। वहीं पर जब स्पाइडरमैन 2 में टोबी मैगवायर जब पीटर पार्कर का रोल छोड़ना चाहते थे,
तो पीटर पार्कर के रोल के लिए उन्हीं को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन टोबी मैguire फाइनली अपने रोल में वापस आ गए। खैर, फार फ्रॉम होम मूवी के अंदर मिस्टीरियो का रोल प्ले करने के दौरान पहले ये प्लान किया गया था कि मिस्टीरियो कैजुअल कपड़ों में भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जेक जिलेनहॉल मिस्टीरियो के सूट में इतने ज्यादा कंफर्टेबल थे कि उन्होंने इसी सूट को थ्रू आउट द मूवी पहनने का फैसला किया। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एवेंजर्स एंड गेम के साथ ही शूट की जा रही थी। यही कारण है कि जैसा कि पहली मूवी के अंदर कास्ट के हर एक मेंबर को मूवी का पूरा स्क्रिप्ट मालूम था, यहाँ पर ऑफिशियल स्पॉयलर्स को लीक न करने के लिए एक्टर्स को इस मूवी के स्क्रिप्ट के फ्रेगमेंट्स ही बताए गए थे, जहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि आयरन मैन की डेथ हर एक्टर्स स्पेशली टॉम हॉलैंड से छुपाई गई थी। यही कारण है कि यहाँ पर किसी को भी आइडिया नहीं था कि मूवी के लास्ट में हमें जेके सिमंस के जे जोना जेमसन भी देखने को मिलेंगे। थ्रू आउट द मूवी जिस एडिथ के लिए मारामारी चली है, उनमें इन शानदार ग्लासेस का एक बहुत बड़ा रोल था, जहां पर डायरेक्टर जॉन वॉट्स 80s के फ्लिप अप ग्लासेस की तरह ही कुछ ढूंढ रहे थे और लकीली उन्हें डीटा का आईवेयर फ्लाइट 006 मिल गया, जिसके ऑफिशियल नॉकऑफ्स को तो आपने कई सारी साइट्स पर सस्ते में बिकते हुए देखा होगा, लेकिन एक्चुअली मूवी में दिखाया उस चश्मे का दाम तकरीबन 40,000 रुपए है। और सबसे अमेजिंग बात कि मूवी के खत्म होने के बाद टॉम हॉलैंड ने इस चश्मे को अपने पास ही रख लिया था। जेक जिलेनहॉल और टॉम हॉलैंड अपनी अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, लेकिन कभी कभार माहिर से माहिर एक्टर्स के साथ भी फंबल हो ही जाता है। यही कारण है कि पहली बार जिस सीन में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और क्विंटन बैक का मिस्टीरियो एक साथ मिलते हैं, इस सीन के दौरान जेक जिलेनहॉल और टॉम हॉलैंड अपना फोकस नहीं बना पा रहे थे और बार बार हंसे जा रहे थे, जिसके कारण इस सीन के लिए तकरीबन 40 टेक्स लिए गए और जैसे तैसे करके इस सीन को खत्म किया गया। अब चलिए बात करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दोनों मूवीज के अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर 2017 की स्पाइडरमैन होमकमिंग को $175 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और इस बजट पर इसने $880 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए, जहां पर अकेले नॉर्थ अमेरिका में इसने $334 मिलियन कमाए और इसने उसी साल रिलीज हुए डीसी के वंडर वुमन मूवी का भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां पर इसने वर्ल्ड वाइड टोटल $822 मिलियन कमाए थे। वहीं पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम इससे भी कहीं ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई और एंड गेम से मिले हुए इमोशनल एनर्जी की वजह से इस मूवी ने $160 मिलियन की बजट पर $1.132 बिलियन कमाए और यहाँ पर इसने स्काईफॉल का $1.1 बिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये सोनी की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनी। वहीं पर अगर बात करें किसी सिग्निफिकेंट अवार्ड्स की, इन दोनों मूवीज ने कोई खास सिग्निफिकेंट अवार्ड रिसीव नहीं किया, लेकिन इन मूवीज का फाइनेंशियल सक्सेस ही काफी है फैंस के बीच में इन मूवी की असली कीमत बताने के लिए। यही कारण है कि हम फैंस स्पाइडरमैन की तीसरी मूवी के लिए पहले से भी कहीं ज्यादा बेचैन हैं। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स स्पाइडरमैन मूवीज फैक्ट्स। ऑफ कोर्स हम सब एमसीयू फैंस स्पाइडरमैन को उसकी स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हैं और मेरे हिसाब से ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स से पहले एक बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। खैर, उसी मूवी का इंतजार और भी ज्यादा फुलफिलिंग करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की कोशिश पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन मूवी से जुड़े हुए आप और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।